भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पृष्ठ संख्या 350 से 360 तक। शुरू करते हैं बचे हुए निचले भाग से। न्यायाधीशों के खिलाफ महाअभियोग। ठीक है, न्यायाधीशों के खिलाफ महाअभियोग। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 में न्यायाधीशों को हटाने के 2 आधार उल्लेखित हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 में कदाचार, मिसबिहेवियर, अक्षमता, इनकैपेसिटी, असमर्थता जो है वो 2 आधार हैं। कदाचार और अक्षमता, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी दोनों हो सकता है। ठीक है, कदाचार क्या है? भ्रष्ट आचरण, यौन उत्पीड़न, निर्णय त्रुटिपूर्ण होने पर। ठीक है, अतः न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य नहीं करता है। न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य नहीं करता है। प्रक्रिया क्या है? न्यायाधीशों को हटाने के लिए किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता और यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित स्पीकर अथवा सभापति को प्रस्तुत होना चाहिए। राष्ट्रपति को संबोधित स्पीकर या सभापति को प्रस्तुत होना चाहिए। इसके लिए प्रस्ताव लोकसभा में 100 एवं राज्यसभा में 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। ठीक है, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होगी। यदि स्पीकर अथवा सभापति के द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। अगर ये स्वीकार किया जाता है प्रस्ताव रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ जज, तो इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ। ठीक है, विधि विशेषज्ञ होंगे। और यदि इस समिति के द्वारा यह पाया गया कि न्यायाधीशों पर लगाए गए आरोप सही हैं तो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, अन्यथा इसे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, समिति के प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद सदन में चर्चा और मतदान होगा, जिसमें न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने की अनुमति होगी। न्यायाधीश अपना पक्ष रखने की अनुमति मिलेगी उनको। दोनों सदनों के द्वारा यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित किए जाने पर, विशेष बहुमत से अगर दोनों पक्षों के द्वारा पारित किया जाने पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को अपने पद से हटा देगा। संविधान संशोधन के लिए जैसा बहुमत है वैसा ही। ठीक है, इसी तरह न्यायाधीशों को हटाने के वैकल्पिक प्रावधानों पर विचार। न्यायाधीश को हटाने के लिए जो वैकल्पिक प्रावधान है उन पर विचार क्या है जानते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया अत्यंत कठोर है और आज तक एक भी न्यायाधीश के विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है। वर्तमान में संसद के कार्य बढ़ते जा रहे हैं, संसद की बैठकें कम हो रही हैं। इस परिस्थिति में न्यायाधीशों को हटाने का कार्य करना संसद के लिए भी अत्यधिक समस्याप्रद है। इसलिए न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अन्य प्रावधान निर्मित होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र रूप में न्यायाधीशों को विरुद्ध लाए गए आरोपों की जांच हो सके। न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय की जो अवमानना होती है, संविधान में यह उल्लेखित है कि न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में सदन में कोई भी टिप्पणी नहीं हो सकती। न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में सदन में कोई भी टिप्पणी नहीं हो सकता है। संसद में 1971 में न्यायपालिका अवमानना अधिनियम का निर्माण किया, जिसका मूल उद्देश्य निम्नलिखित है। 1971 में न्यायपालिका अवमानना अधिनियम का निर्माण किया, जिसका मूल उद्देश्य निम्नलिखित है। विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिए, न्यायपालिका की स्वच्छता बनाए रखने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। ठीक है, न्यायपालिका अवमानना अधिनियम को किया गया ताकि विधि का शासन सुनिश्चित हो, न्यायपालिका की स्वच्छता बनी रहे, संविधान की रक्षा हो। इसीलिए अवमानना की उल्लंघन मामले पर उच्चतम न्यायालय को दंड देने का अधिकार है। इसीलिए अवमानना के मामले में उच्चतम न्यायालय को दंड देने का अधिकार है। अभी भी प्रशांत भूषण पर भी चल रहा है मामला। अवमानना का अभिप्राय क्या है देखते हैं। न्यायालय के निर्णय को लागू करने से इनकार कर देना। ठीक है, न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करना, न्यायाधीशों पर अभद्र अथवा व्यक्तिगत टिप्पणी करना। ठीक है, आगे जानते हैं न्यायालय की अवमानना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा जो है वो किस तरह से है।
न्यायालय की अवमानना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा। भारत में मूल अधिकार के प्रावधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है और प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, जो लोकतांत्रिक शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। और न्यायालय की अवमानना के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन नहीं होना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को न्यायाधीश के विरुद्ध आलोचना एवं टिप्पणी का अधिकार होना चाहिए, जिससे न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ेगी और इसकी जवाबदेही भी तय होगी। इसलिए अवमानना के प्रावधान में संशोधन की मांग की जा रही है। तो देखते हैं आगे। न्यायाधीशों के द्वारा न्यायपालिका की अवमानना। न्यायाधीशों के द्वारा न्यायपालिका की अवमानना होती है। अवमानना की शक्ति का प्रयोग मूलतः कार्यपालिका के विरुद्ध किया जाता है, मूलतः कार्यपालिका के विरुद्ध होता है। लेकिन पहली बार उच्च न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश जस्टिस कर्नन को उच्च न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश जस्टिस कर्नन को अवमानना के आरोप में उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 महीने का दंड दे दिया गया, जिससे यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि न्यायपालिका या न्यायिक स्वतंत्रता को कार्यपालिका से खतरा नहीं होता, अपितु न्यायाधीशों से खतरा ज़्यादा होता है। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के ही बीच संघर्ष हो रहे हैं। अब जानते हैं इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो संविधान का संरक्षक है। अवमानना की शक्ति न्यायालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए है, परंतु न्यायपालिका को भी आंतरिक सुधार पर बल देना चाहिए, जिससे न्यायालय का प्रशासन ज़्यादा पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ हो। उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ या क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है और क्षेत्राधिकार है उसके बारे में जानते हैं। संविधान लिखित है और 7वीं अनुसूची के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, अतः संघीय विवादों को हल करने का एकमात्र अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। 1994 के प्रसिद्ध बोमई वाद में यह कहा गया कि संघीय शासन संविधान का आधारभूत लक्षण है। संघीय शासन संविधान का आधारभूत लक्षण है। ठीक है। मूल अधिकारों का रक्षक। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है। मूल अधिकारों का रक्षक के बारे में जानते हैं। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है और न्यायालय के द्वारा व्यक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को राज्य के अतिक्रमण से बचाया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा व्यक्तियों और नागरिकों के अधिकारों का जो राज्य अतिक्रमण करता है उसे बचाया जा सकता है। पुट्टा स्वामीवाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार कहा। निजता का अधिकार मूल अधिकार है। इसी आधार पर आधार अधिनियम की वैधता की सुनवाई भी हो रही है। जनहित याचिकाओं का प्रयोग हुआ और जनहित याचिकाओं का प्रयोग करके इन मूल अधिकारों पर सर्वसुलभ बना दिया गया है। ठीक है, जनहित याचिका दे दी जाती है। उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी शक्ति। उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाह्यकारी होता है, अतः उच्चतम न्यायालय को एक अतिरिक्त शक्ति दी गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से निलंबित विषयों पर परामर्श ले सकता है। उच्चतम न्यायालय से निम्नलिखित विषयों पर परामर्श ले सकता है। कौन कौन से विषयों पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यह अनुच्छेद 143 में उल्लेखित है। प्रथम है सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर। दूसरा, संविधान लागू होने से पहले संघ एवं राज्यों के बीच की गई संधियां एवं समझौते पर। संविधान लागू होने से पहले, संविधान जब लागू हुआ उससे पहले के संघ एवं राज्यों के बीच की गई संधियां और समझौते पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। ये अनुच्छेद 143 में उल्लेखित है। अब जानते हैं हम लोग सलाहकारी शक्ति की प्रकृति। ठीक है, यह उच्चतम न्यायालय की शक्ति या क्षेत्राधिकार न होकर राष्ट्रपति की शक्ति है। सलाहकारी शक्ति की प्रकृति जो है उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्षेत्राधिकार न होकर राष्ट्रपति की शक्ति है। यह न्यायालय का निर्णय नहीं है, इसलिए बाह्यकारी नहीं होता। ठीक है, न्यायालय का निर्णय इसलिए बाह्यकारी नहीं है, अपितु सलाह है। न्यायपालिका को प्रत्येक मामले में सलाह देना भी बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका को प्रत्येक मामले में सलाह देना बाध्यकारी नहीं है कि आप बाध्य हैं कि सलाह दें ही। उपयोगिता। राष्ट्रपति के द्वारा किसी संवैधानिक मुद्दे पर ली गई सलाह को भविष्य के विधि निर्माण के ध्यान रखा जाना चाहिए। इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है, इसके बारे में है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो किसी संवैधानिक मुद्दे पर निर्णय लिया गया
तो मतलब संवैधानिक मुद्दे पर ली गई जो सलाह है उसको भविष्य में विधि निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। न्यायपालिका के द्वारा दी गई सलाह व्यवहारिक रूप में बाध्यकारी हो जाती है। उदाहरण के लिए 1998 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉलेजियम की संरचना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की सलाह से आज भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ये व्यवहारिक रूप में बाध्यकारी हो जाती है, क्या चलता है, वो प्रोग्रेस में आ जाता है। सलाहकारी शक्ति राष्ट्रपति के लिए अनुनायक होती है। ठीक है, सलाहकारी शक्ति, जो सलाहकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति के लिए अनुनयात्मक मतलब प्रोसिक्यूटिव होती है। और हाई कोर्ट और डीसी के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी यह अनुनयात्मक होती है। ठीक है, परंतु व्यवहारिक रूप में अन्य न्यायालय इसे साक्ष्य के रूप में मानते हैं। और व्यवहारिक रूप में यह है तो प्रोसिक्यूटिव अनुनयात्मक है, परंतु इसे व्यवहारिक रूप में साक्ष्य के रूप में मानते हैं। यह एक साक्ष्य के तौर पर आता है उनके डिसीजन। ठीक है, आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय की अपीलीय शक्ति। उच्चतम न्यायालय की जो अपीलीय शक्ति है, अपील करने की शक्ति, उसको हम जानते हैं। प्रथम, सिविल या दीवानी मामले। सिविल या दीवानी मामले, संपत्ति, विवाह, तलाक, ये सब उच्चतम न्यायालय प्रमाण पत्र देगा। उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देगा। किसी मामले में विधि की व्याख्या का सारवान या महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है। किसी मामले में विधि की व्याख्या का सारवान या महत्वपूर्ण प्रश्न उल्लेखित है। दूसरा, क्रिमिनल या फौजदारी। इसके अंतर्गत हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देगा। ठीक है, हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देगा। उक्त वाद में सुप्रीम कोर्ट अपील के योग्य है। ठीक है, उक्त वाद में सुप्रीम कोर्ट के अपील के योग्य है। ये क्रिमिनल या फौजदारी में हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देगा। क्रिमिनल में क्या है कि प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्रिमिनल या फौजदारी में तक हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देगा, तब उक्त वाद सुप्रीम कोर्ट अपील के योग्य है। लेकिन केवल जो क्रिमिनल का मामला है उसमें है प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। जनपद न्यायालय किसी व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर दे या हाईकोर्ट आजीवन कारावास या मृत्युदंड दे दे। उच्च न्यायालय जनपद न्यायालय से कोई मामला अपने पास मंगा ले और उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दे दे। ठीक है, तो भी एक मामला है कि संवैधानिक मुद्दों पर यदि हाई कोर्ट प्रमाणित करे कि वाद केस में संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है तो अपील करने की शक्ति होती है। ठीक है, कि किसी को आजीवन कारावास है, मृत्युदंड है, तो ऐसे में वो है तो वो अपील कर सकता है। एक और मामला है विशेष इजाज़त से अपील, स्पेशल लीव पिटीशन। विशेष इजाज़त से अपील करना, स्पेशल लीव पिटीशन। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी न्यायालय अधिकरण से कोई भी बात अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, कोई भी बात, और यह विशेषाधिकार स्वयं न्यायालय के पास है। और यदि न्यायालय को यह लगे व्यक्ति को न्याय प्रदान करने और विकल्प उपलब्ध नहीं है या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ हो, लेकिन सैन्य न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय विशेष इजाज़त के अपील में नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 136 के तहत सैन्य न्यायालय में जो कार्य किया जाता है उस पर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। सैन्य न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय विशेष इजाज़त के अपील में नहीं लाया जा सकता। तो पुनरावलोकन याचिका है रिव्यू पिटीशन। पुनरावलोकन याचिका दोबारा रिव्यू करें अपने करने के लिए या जो याचिका दी जाती है पुनः, उसको कहते हैं रिव्यू पिटीशन, रिव्यू करें। संविधान में यह उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से पुनर्विचार की अपेक्षा की जा सकती है। यदि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में त्रुटि है, किसी महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा किया गया है तो उसे रिव्यू करने के लिए पिटीशन दिया जाता है। जिन न्यायाधीशों के द्वारा मूल निर्णय दिया गया है उन्हीं न्यायाधीशों के समक्ष इसे पुनः प्रस्तुत किया जाएगा और निर्णय के 30 दिन के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करना आवश्यक है। ठीक है, 30 दिन के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, 30 दिन के भीतर जो भी मूल निर्णय दिया गया उसके समक्ष इसे पुनः प्रस्तुत किया जाएगा और निर्णय के 30 दिन के भीतर आपको पुनर्विचार याचिका दायर करनी होगी। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं। कुछ बिंदु हैं। एक है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन में क्या होता है, इसका संविधान में कोई आधार नहीं है। अभी तो वर्ष 2002 से अतिरिक्त 2002 से इसको व्यवहारिक प्रयोग शुरू हुआ। तो ये कब से शुरू हुआ क्यूरेटिव पिटीशन? व्यवहारिक प्रयोग 2002 से। इसका कोई संविधान में आधार नहीं। यदि न्यायपालिका पुनरावलोकन याचिका खारिज कर दे
तो इसका सहारा लिया जा सकता है। न्यायपालिका पुनरावलोकन रिव्यू पिटीशन खारिज कर दे तो क्यूरिटी पिटीशन दिया जा सकता है, जिसे एक वरिष्ठ वकील प्रमाणित करे। हाई कोर्ट के 3 वरिष्ठ न्यायपालिका प्रमाणित करे। हाई कोर्ट के 3 वरिष्ठ न्यायपालिका प्रमाणित करे, ध्यान रखिए। इसे एक वरिष्ठ वकील प्रमाणित करे, हाई कोर्ट के 3 वरिष्ठ न्यायाधीश प्रमाणित करे तो पुनः उसी बेंच के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जाएगा जिसके द्वारा आरंभिक निर्णय दिया गया था। ठीक है। और हम जानते हैं कुछ संविधान का संरक्षक। उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, इसलिए संविधान के वे प्रावधान अप्रभावी माने जाते हैं जिसे उच्चतम न्यायालय संवैधानिक घोषित कर दे। ठीक है, अप्रभावी माने जाते हैं जिसे उच्चतम न्यायालय संवैधानिक घोषित कर दे। ये गलत है, संविधान उच्चतम न्यायालय जिसे असंवैधानिक घोषित कर दे उसे अप्रभावी माना जाता है। ठीक है, इसलिए संविधान के विकास में न्यायालय की सकारात्मक भूमिका होती है। अतः उदाहरण के लिए जनहित याचिकाओं का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। याद रखिएगा, जनहित याचिकाओं का उल्लेख संविधान में है नहीं है, परंतु व्यवहारिक रूप में हो रहा है। केशवानंद भारती वाद में, कौन से वाद में? केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधारभूत ढांचे का प्रतिपादन किया गया। अतः संविधान के मूल तत्वों के अतिक्रमण को न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर देगी। मूल तत्वों के अतिक्रमण नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें एक और बिंदु है, उस पर देख लेते हैं। अनुच्छेद 142 और उच्चतम न्यायालय का बढ़ता क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 142 और उच्चतम न्यायालय का बढ़ता क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय के द्वारा विवाद निवारण तंत्र की परंपरागत भूमिका के साथ साथ सामाजिक भूमिका को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परंपरागत भूमिका के साथ साथ सामाजिक भूमिका। अनुच्छेद 142 में यह उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय न्याय को पूर्ण करने के लिए कोई कार्य करेगा अथवा निर्णय देगा। इसी शक्ति का विस्तार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया, जबकि मुआवजा प्रदान करना एक वित्तीय और एक प्रशासनिक निर्णय है जो कार्यपालिका का क्षेत्राधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा गया कि राजमार्गों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित होगी, जिससे आलोचकों ने न्यायपालिका द्वारा नीति निर्माण के कार्यों में हस्तक्षेप माना, जो न्यायिक अति सक्रियता का उदाहरण माना जाता है। जुडिशियल ओवररीड्स। वर्ष 2017 में ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस मामले में उमा भारती और आडवाणी, ठीक है, के विरुद्ध रायबरेली के जनपद न्यायालय में चलने वाले मामले को लखनऊ में हस्तांतरित कर दिया तथा उसे सीबीआई अदालत को सौंप दिया। ठीक है, यह सत्य है कि उच्चतम न्यायालय विवाद निवारण की एक संस्था है, परंतु विधि का शासन बनाए रखना दायित्व है। कार्यपालिका को नीति निर्माण का अधिकार है, परंतु नीतियां अवैधानिक नहीं होनी चाहिए। संसद को विधि निर्माण का अधिकार है, परंतु विधि अतार्किक और मनमानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की प्रहरी है। न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की प्रहरी है, जिसके निर्णय पर मतभेद असहमति संभव है। अतः इसके निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की जा सकती है, परंतु भीड़ के द्वारा जनमत के नाम पर विधि के शासन का दमन लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसमें आपको एक और है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक जुडिशियल रिव्यू में विधायिका के अंदर विधि और संविधान संशोधन। विधि के अंतर्गत आता है SC/ST एक्ट। संविधान संशोधन में आप ले सकते हैं उदाहरण NJSC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटेड कमेटी 99 अमेंडमेंट्स। ठीक है, जिसे घोषित कर संविधान असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कार्यपालिका में आप ले सकते हैं 2 अध्यादेश और नीति निर्माण या फिर नीतियों का क्रियान्वयन। अध्यादेश में आया बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये एक अध्यादेश है। नीतियों का क्रियान्वयन होता है और नीति निर्माण होती है। ठीक है, जैसे 2G, ये सब कार्यपालिका काम है। कार्यपालिका न्यायपालिका में है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, अभिप्राय यह है कि न्यायपालिका के द्वारा विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता का समीक्षा ही न्यायिक पुनरावलोकन है। आधार या उद्देश्य क्या है? संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और संविधान सर्वोच्च विधि है, इसलिए विधायिका एवं कार्यपालिका कोई भी कार्य संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकते। संविधान के द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसका अतिक्रमण नहीं हो सकता।
संविधान में संघीय शासन प्रणाली है, इसलिए संघ एवं राज्यों के विवादों में निर्धारण का दायित्व न्यायपालिका का है। भारतीय